हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा 2025 का सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 4 से लेकर के 15 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से सारा सेट को देख सकते हैं। अगर इन सभी सेटों का फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें एबीसी विद सुमन के साथ। आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसका आप उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम सेट डालें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होता है। तो लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन के दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा प्राप्त करता है, या फिर जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन चुनना है दोस्तों। कहता यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, गलत है दोस्तों। यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। अगर चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं तो कोबाल्ट आ जाएगा, निकेल क्या हो जाएगा? चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। पारा की बात करते हैं दोस्तों, तो पारा जो है एक प्रति चुंबकीय पदार्थ है। प्रति चुंबकीय पदार्थ है। प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत पारा आ जाएगा। तांबा, पानी, सीसा, नमक, कांच, ये सभी क्या आता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी ऊर्जा क्या होगा? तो उसका ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा न तो बनाई जाती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। उसको एक रूप से केवल दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहता है, तो जब कोई पिंड को ऊपर से गिराते हैं तो क्या होगा? उसका कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगा, अस्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स किरण के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही कर रहा है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं। यह गलत है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, परंतु विद्युतीय क्षेत्र द्वारा नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आप जानते हैं। इसको जो है विद्युतीय क्षेत्र हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में से कोई भी इसको विक्षेपित नहीं कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ विक्षेपित करेगा, गलत हो गया। यहाँ भी देखिए दिया हुआ विक्षेपित करेगा चुंबकीय क्षेत्र, ये भी गलत हो गया। कहता है दोनों विक्षेपित करता है, ये भी गलत हो गया। दोनों में से कोई भी विक्षेपित नहीं करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई विक्षेपित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। कथा बल चुंबकीय रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये सही है दोस्तों। ये बेध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती, ये गलत है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होता है, ये भी गलत है। उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होता है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, ये भी सही है। अतः 1 और 4 क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नशे के धुत में होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो श्वास विश्लेषण परीक्षण के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र K2Cr2O7, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो यह एक क्रिस्टलीय आयनिक ठोस यौगिक है जो बहुत चमकीले लाल नारंगी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कथनों पर विचार कीजिएगा। नमक और बर्फ का मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान प्राप्त होता है, यह भी सही दोस्तों।
नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है। अतः ये सही हो जाएगा और आर गलत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है कि, इसका अभिप्राय क्या है? कहता है पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिन में होगा। गलत है दोस्तों, 20 दिन में तो नहीं होगा। 20 दिन में कितना होगा? मान लिया 1 है और 10 दिन में जो है आधा होता है। 10 दिन में कितना हो गया? आधा। अब शेष कितना बच गया? आधा। अब फिर अगला 10 दिन में कितना हो जाएगा? आधा होगा, ठीक है। आधा फिर होगा तो 1/2 का आधा 1/4। तो बताइए कितना हो गया दोस्तों? 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4 ही प्राप्त होगा ना 20 दिन में। तो 20 दिन में मात्र 3/4 होगा, जो कि लिखा हुआ 20 दिनों में 3/4 भाग होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइएगा दोस्तों। कहता है सभी परमाणु जो है अविनाशी होते हैं, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, सही है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ये गलत है दोस्तों, समान नहीं होते हैं, ठीक है। पदार्थ परमाणु के बने होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? तो क्षार जो है कड़वा होता है, ध्यान रखिएगा, क्षार जो है कड़वा होता है, ठीक है। और यह जो है लाल लिटमस को नीला करता है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। आप कहता है क्षार कड़वा होता है, ये तो सही है। कहता है नीले को लाल करता है, जबकि बताए हैं लाल को नीला करता है। तो लाल को नीला यहाँ कर रहा है, यह कड़वा है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 की ओर। मिलान करना है दोस्तों। एस्केरिस जो है सूत्र कृमि संघ मलेरिया परजीवी आदि जंतु प्रोटोजुआ से होता है। घरेलू मक्खी जो है संधिपाद संघ गाय स्तनपायी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कहता किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? यह त्वचा के छिद्र में प्रवेश कर जाता है, गलत है। यह एक ठंडा द्रव है। बाष्पीकरण के कारण, बिल्कुल सही है दोस्तों, बाष्पीकरण के कारण हथेली पर ठंडक प्रदान होता है। ईथर का उपयोग कहाँ होता है? तो निश्चेतक के रूप में, इत्र के रूप में, सफाई उत्पाद के रूप में तथा दवा के उपयोग के रूप में ईथर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे तो और कुछ हम मांग नहीं रहे हैं, फ्री का चीज है, तो प्लीज आप लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रिया कहां से शुरू होता है और कहां पूर्ण होता है? तो शुरुआत तो मुंह से होता है और पूर्ण कहां होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला स्वपोषी जीवों के बीच संबंध, ये गलत है। 2 जीवों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, ये भी गलत है। एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मार्सेलिया फर्न हॉस्टेल निम्नलिखित में किस पादप का उदाहरण है? बताइएगा दोस्तों। तो यह टेरिडोफाइटा पादप समूह का उदाहरण है। टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत मार्सेलिया आता है, फर्न हॉस्टेल। इस वर्ग में पौधों का शरीर, जड़, तना और पत्ती विभाजित होता है। दोस्तों अगर कहीं हम कुछ गलत बोले तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ गलत बोले हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन है, कहीं भी अगर कुछ लगे कि गलत है तो कमेंट कीजिएगा, उसको सुझाव अवश्य दीजिएगा ताकि उसको हम सही कर सकें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा लार का लाभ नहीं है? बताइएगा दोस्तों। कहता यह निगलने में मदद करता है, सही है। आरबीसी में वृद्धि, गलत है दोस्तों, यह आरबीसी में वृद्धि नहीं करता है। यह मुंह और दांतों को साफ रखता है। यह होठों और जिह्वा की गति के अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, सही है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो इसे कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। इसका खोज कोलिकर ने किया था। कोलिकर ने 1857 में, तथा इसका नाम जो है बेंडा ने दिया था, सी बेंडा, जिसे कहते हैं कार्ल बेंडा के नाम से, ठीक है। नाम दिया था 1898 में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है।
कोश का श्वसन में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डेसिमल से बाइनरी संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति है। बताइएगा दोस्तों। एनकोडर। एनकोडर सूचना को एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 20, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। कुछ विटामिन का नाम देखते हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में किया था। ठीक है। विटामिन B1, अच्छा विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन B1 को हो गया थायमिन, B2 को क्या हो जाएगा दोस्तों? B2 को हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ठीक है। B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथोनिक अम्ल, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक अम्ल, B12 को साइनोकोबालामिन। विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकोफेरॉल। ठीक है। विटामिन के को फिलोक्यूबिनोन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का मंदिर है। ठीक है। बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, म्यूनिक युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? म्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण 264 बीसी से 241 बीसी तक चला था। ठीक है। पहला चरण था, प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय चरण में यानी दूसरा युद्ध 218 बीसी से 201 बीसी तक चला था। तृतीय चरण की बात करते हैं तो 149 बीसी से 146 बीसी तक चला था। ये 3 युद्ध हुआ था म्यूनिक का। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? तो राख का साक्ष्य जो है कुरनूल गुफा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। पुरापाषाण काल के लोग का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था दोस्तों? अग्नि। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंटगोमरी जिला में अवस्थित है, जिसका खोज जो है किसने किया दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता इस काल में मवेशी के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं थी, ये भी सही दोस्तों। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था, ये गलत है। युद्ध में जीता गया धन का कुछ भाग सरदार रखते थे, कुछ भाग पुरोहित, बाकी शेष भाग को जो है जनता में बांट दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था, यह भी सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को नजराना भेंट दिया करते थे, सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी जो है सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। विशाख दत्त नाटक लिखा था। ठीक है। बराहमहिर जो है खगोल विज्ञान, आपको चरक का संबंध जो है चिकित्सा से, और ब्रह्मगुप्त गणित से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरीसन शहर का निर्माण सैनिकों के टुकड़ी रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कुछ सल्तनत काल में जो है महत्वपूर्ण विभाग था, उसके बारे में जानते हैं। जैसे दीवाने बजारत वित्त विभाग था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, दीवाने मुस्तक खराज राजस्व विभाग,
दीवाने इंसा पत्राचार विभाग, दीवाने रसालत विदेश विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग। क्वेश्चन नंबर 29, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला? अकबर ने किया था। अकबर जो था औरंगजेब का पुत्र था। आप उस अकबर के बारे में मत सोचिएगा दोस्तों जो कि हुमायूं का पुत्र था। यह अकबर जो है औरंगजेब के पुत्र था। औरंगजेब के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो औरंगजेब को जो है विश्व विजेता जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब के समय में ही इटाली यात्री मानुची आया था। ठीक है, मानुची क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन थे? जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस जांच पर कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड ने उसे सजा सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे। इसके द्वारा ही पाहुल प्रणाली का शुरुआत हुआ था। पाहुल प्रणाली का शुरुआत। गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, इन्होंने जो है इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इसे औरंगजेब ने मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं दोस्तों, तो सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर के जलाशय का मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कराया था। इसको जो है जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया था। गुरु नानक की बात करते हैं दोस्तों, गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, यह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर एंड हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था की स्थापना भी किया था। क्वेश्चन नंबर 32, हरिजनों को अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन H.J. खांडेकर का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है दोस्तों? कहता इन्होंने मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन किया था। ये गलत है। यह मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का बिल्कुल विरोधी था, ना कि समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन है। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। सही है। इन्होंने वेदों और उपनिषद के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किया। ये भी सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी थे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म 1772 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा था दोस्तों। इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जो कि 1921 में प्रकाशित किया था। इनके द्वारा ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुआ था तथा 1828 में ब्रह्मा समाज को भी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त को पारित हुआ था, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1930 को हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो काकोरी षड्यंत्र केस की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 9 अगस्त 1925 को शुरू हुआ था, मतलब काकोरी षड्यंत्र केस था। इसके अंतर्गत रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह शामिल थे, जबकि भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में, तामलुक में और सतारा, तीनों जगह जो है समानांतर सरकार की स्थापना हुआ था। सबसे ज्यादा समय तक समानांतर सरकार सतारा में चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
माउंटबेटन योजना देश के विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आए और भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत किया था। उसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इनके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। जिस समय भारत आजाद हुआ था दोस्तों, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सरकार था। लेबर पार्टी में कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में हुआ था, सही है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी सही है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लॉर्ड केन, ये गलत है दोस्तों। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में लॉर्ड डलहौजी को जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी को जानते हैं, जिसका शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा दोस्तों, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्य रहे तो रूस के संविधान से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो केंद्रीय बजट से कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। केंद्रीय बजट का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है। कटौती प्रस्ताव संशोधन के रूप में आता है और उसके माध्यम से खर्च में कटौती लाने का उद्देश्य को दर्शाया जाता है। कटौती प्रस्ताव विपक्षी दल द्वारा सरकार के विरोधी का केवल एकमात्र संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मिलान करना है दोस्तों। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, ये गलत है दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण ये 5वीं अनुसूची में निहित है, ना कि छठी अनुसूची में। ये जो छठी अनुसूची में है दोस्तों, इसके अंतर्गत असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, जो कि दल बदल बमनमा संविधान संशोधन 1985 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत हो जाएगा। 1 और 3 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 43 की ओर। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। ग्राम सभा का एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में। तीनों के तीनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। गुजरात में 11 सीट है राज्यसभा के, कर्नाटक में 12 सीट है, बिहार में 16 सीट है राज्यसभा का, उड़ीसा में 10 सीट है और सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है जो कि 31 सीट है राज्यसभा का। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों, डी नहीं दोस्तों, ये गलत हम कर दिए, सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत सरकारी आयोग के सिफारिश पर 1990 में गठित हुआ था। ठीक है, जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य के सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। सभी के सभी जो है सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर लागू जब होता है तो उसके तहत अनुच्छेद 249 के तहत जो है राज्य सूची पर कानून बनता है। ठीक है,
राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर, अच्छा राज्य सूची में जो है टोटल कितना विषय शामिल है? तो राज्य सूची में 61 विषय शामिल है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? तो राज्यसभा की शक्तियों में समान विधेयक पर विचार कर उसे पारित करती है तथा धन विधेयक को संशोधन प्रस्तावित करती है, सही है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा दोस्तों, किसी राज्य का मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, गलत है दोस्तों। राज्य सरकार, सॉरी ये बिल्कुल सही है दोस्तों, मिस्टेक कर गया बोलने में। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है, ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है दोस्तों। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये गलत है दोस्तों। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, सही है। आपातकाल के स्थिति में इस अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल इसके कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व इसे विघटित कर सकता है, सही है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है, नामित किया जाता था, लेकिन अभी जो है नामित नहीं होता है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया, ठीक है। बिहार में टोटल जिले की संख्या 38 हो गई दोस्तों। 38वां जिला के रूप में अरवल को नामित किया गया है, अरवल को, जो कि 2001 में बना है। क्वेश्चन नंबर 51, इटांकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में अवस्थित है, नागालैंड में। बताइएगा दोस्तों, मणिपुर में कौन कौन से पार्क है? जैसे केबुल लमजाओ पार्क जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चिंग वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है मणिपुर में है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, केन राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर गोमती अभ्यारण्य है, ठीक है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? वन नीति 1952 का संशोधन 1988 में किया गया था, ठीक है। इन संशोधन का उद्देश्य वनों के संरक्षण और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना था, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बताइएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है दोस्तों, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर यही यूटी में बात करते हैं दोस्तों, तो यूटी में कौन आ जाएगा? यूटी में आ जाएगा अंडमान और निकोबार। यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सबसे अधिक में आ जाएगा बिहार, जहां का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर यही यूटी में बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा, जहां का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में प्रथम जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। नियमित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल को आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल को अंडमान और निकोबार के द्वारा पृथक करते हैं। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मालदीव और
मिनिकाय को पृथक करता है? एक है 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मिनिकाय को पृथक करता है दोस्तों। एक है ग्रैंड चैनल जो कि सुमात्रा और निकोबार को पृथक करता है, सुमात्रा निकोबार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं दोस्तों। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटी निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार चट्टान पाई जाती है? किस प्रकार पाई जाती है? तो कुडप्पा समूह के चट्टान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुडप्पा श्रेणी के चट्टान अवसादी चट्टान होता है तथा यह जीवाश्म रहित होता है। इस चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, कॉपर और निकेल, कोबाल्ट और निकेल आदि खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी मध्य हिमालय और लघु हिमालय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपसे मात्र एक लाइक मांग रहे हैं दोस्तों और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइएगा। कहता मालाबार तट कर्नाटक सही है, कोंकण तट महाराष्ट्र ये भी सही है, काठियावाड़ तट गुजरात ये भी सही है, कोरोमंडल तट केरल ये गलत है दोस्तों। कोरोमंडल तट तमिलनाडु। जरा इसको मैप से देखते हैं दोस्तों, आपको शायद दिख रहा होगा मैप में। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ जो है आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक जो है डेल्टा तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक जो तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ जो है आप देख रहे हो कर्नाटक से लेकर के आपको केरल तक मालाबार तट के नाम से जानते हैं। गोवा से लेकर के कर्नाटक तक जो है केंद्रा तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं गुजरात से लेकर के गोवा तक, यानी इसमें महाराष्ट्र भी आता है, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अब गुजरात में जो तट साइड है उसको काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 58 की ओर। भारत में लावा पठार का अधिकतम मोटाई मिलता है? लावा पठार का अधिकतम मोटाई महाराष्ट्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली सिंध, सिपरा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी का है दोस्तों? चंबल नदी का सहायक नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर गोदावरी की सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? प्रबर हो जाएगा, मजीरा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी ये सभी जो है गोदावरी के सहायक नदी है। अगर कृष्णा की सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों तो तुंगभद्रा हो जाएगा, तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में अवस्थित है जो कि बराही नदी पर स्थित है, बराही नदी पर। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों तो 455 मीटर या फिर 1493 फीट। ठीक है, जोग जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों तो इसको महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है जो कि शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो ऊंचाई 253 मीटर स्थित है, मीटर पर। रकीम कुंड जलप्रपात ये कहाँ है दोस्तों? यह बिहार के रोहतास में स्थित है, बिहार के रोहतास में। ये इसका ऊंचाई 168 मीटर है। यह गाय घाट नदी पर स्थित है। एक है केवती जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश में रीवा जिले में बनाया गया है, मतलब स्थित है, सॉरी, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। इसका ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 61 की ओर। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है? तत्वों को सही क्रम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्तों तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इसमें? ऑक्सीजन जो है 46.6% है। अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन हो जाएगा आपको 27.7%। ठीक है, और एल्युमिनियम की बात करते हैं दोस्तों तो एल्युमिनियम हो जाएगा 8.1%, लोहा 5% हो जाएगा, कैल्शियम 3.6% हो जाएगा। इस तरह से क्रम वाइज घटते क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है?
तो भूमध्य रेखा पर कोलंबिया और केनिया, इन दोनों जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर टोटल 13 देश अवस्थित है। कुछ देश का नाम देख लेते हैं, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओटोन, गैबोन, कांगो गणराज्य, ये सभी जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट लावा के प्रवाह से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? किसका करता है दोस्तों? तो लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो जैव विविधता सबसे अधिक जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? टेंसले ने किया था। ठीक है, टेंसले ने। क्वेश्चन नंबर 66, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जीएसटी आता है, सीमा शुल्क आता है। अगर प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो आयकर हो जाएगा, संपत्ति कर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभूति लेन देन कर हो जाएगा। ये सभी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो राजकोषीय नीति का प्रतिपादन वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, नरसिंघम कमेटी वन निम्नलिखित में किन सुधारों से संबंधित है? नरसिंघम कमेटी वन, एक कमेटी दो तरह हुआ था दोस्तों, एक नरसिंघम कमेटी वन, एक नरसिंघम कमेटी दो भी हुआ था। नरसिंघम कमेटी वन का संबंध जो है बैंकिंग संरचना में सुधार से है। इसका गठन कब हुआ था? 1991 में। और नरसिंघम कमेटी टू का गठन हुआ था 1998 में। हालांकि दोनों का संबंध बैंकिंग संरचना से ही है। ठीक है, कुछ बैंकिंग सुधार से जुड़े समिति देख लेते हैं, जैसे चक्रवर्ती समिति, गोयपोरिया समिति, नरसिंघम समिति, वर्मा समिति, बिमल जलान समिति, ये सभी का संबंध बैंकिंग से है। क्वेश्चन नंबर 69, सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ठीक है, तथा इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। संवैधानिक नहीं दोस्तों, वैधानिक दर्जा जो है 1992 मिला था। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, कौन है? माधवीपुरी बुच है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। योजना आयोग सर्वप्रथम स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में जॉन मथाई के प्रस्ताव पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो कृषि का क्षेत्र में 3.8% वृद्धि का अनुमान है। नए आयकर के दर के अनुसार 24 लाख से अधिक आय पर कितना टैक्स लगेगा? तो नए आयकर की दर देखते हैं दोस्तों, अगर 0 से 4 लाख जिनका इनकम हो उस पर 0% टैक्स रहेगा। ठीक है, 4 से 8 लाख जिसका इनकम हो उसको 5% टैक्स रहेगा। 8 से लेकर के 12 लाख तक जिसका इनकम हो उसको 10% टैक्स लगेगा। 12 से लेकर के 16 लाख तक जिसको इनकम हो उसको 15% टैक्स लगेगा। 16 से लेकर 20 तक जिसको इनकम हो उसको 20% टैक्स लगेगा। अब 20 से लेकर के जिसको 24% इनकम हो उसको 25%, और 24 से लेकर के 24 प्लस जो होगा, जो भी अधिक होगा, उसको 30% तक टैक्स दिया जाएगा, मतलब उससे लिया जाएगा। तो 24 लाख से अधिक में कितना हो जाएगा? 30% टैक्स। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह के उद्घाटन बिहटा में किया गया है। ट्विटर यानी एक्स का नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा या कारिनो? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ऑपरेशन किन्विंसन किससे संबंधित है? ऑपरेशन किन्विंसन का संबंध यौन उत्पीड़न,
धर्म परिवर्तन, गौ हत्या पर रोक, इन तीनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं दोस्तों, जैसे ऑपरेशन राइजिंग सन, इसका संबंध सोने के तस्करी को उजागर करने से संबंधित है। ऑपरेशन कामधेनु, इसका संबंध जम्मू और कश्मीर में मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने हेतु, रोक लगाने हेतु। ऑपरेशन संकल्प, यह भारतीय सेना के द्वारा एक समुद्री सुरक्षा अभियान है जिसके तहत हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिक को समुद्री डाकू से बचाया था। ऑपरेशन अमृत, इसका संबंध एंटीबायोटिक दवाओं को अधिक उपयोग पर अंकुश लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आते हैं। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजन कहाँ किया गया था? तो नसीम अल बहर का आयोजन गोवा में किया गया था, गोवा में। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो अशोक मंडप, अशोक मंडप। कुछ बदलाव नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विद्यापुरम कर दिया गया है, श्री विद्यापुरम कर दिया गया है। ठीक है, दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना जो कि राजस्थान में चलाया गया था, उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। ठीक है, फिरोजाबाद के नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। पुराने संसद भवन के नाम बदल करके संविधान सदन कर दिया गया है। इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों, आप एक बार और सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो बिहार में टोटल 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें टोटल 2 महिला को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, 7 में से 2 महिला हैं। ये 2 महिला कौन कौन है दोस्तों? पहला तो हो जाएगा शारदा सिन्हा, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दूसरा है निर्मला देवी, निर्मला देवी, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल 139 व्यक्ति को 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इसमें 23 महिला है, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था, वे किस राज्य से संबंध रखते थे? स्वप्निल कुसाले का संबंध महाराष्ट्र से है। इन्होंने राइफल शूटिंग 50 मीटर में कांस्य पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसमें उद्घाटन समारोह के रूप में पीवी सिंधु और शरद कमल थे शामिल। ठीक है, शरद कमल। ठीक है, अगर इसमें समापन समारोह की बात करते हैं तो इसमें मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। भारत का सेफ डी मिशन कौन नियुक्त किया गया था दोस्तों? गगन नारंग को, भारत का सेफ डी मिशन। क्वेश्चन नंबर 80, निजुत मुआयना किस राज्य की योजना है? निजुत मुआयना असम की योजना है। इसके तहत बाल विवाह पर अंकुश लगाना और लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए वित्तीय सहायता को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो यह परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, यह बंदरगाह यानी बधावन बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 82, सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो कुल 9 देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है। 9 देश में कौन कौन है दोस्तों? पहला आ जाएगा अमेरिका, दूसरा आ जाएगा रूस हो जाएगा, तीसरा में कौन आ जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कोरिया और इजराइल, ये सभी जो है परमाणु हथियार संपन्न देश है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कहता यह योजना आदिवासी समुदाय को 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सही है दोस्तों, इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल होना लक्ष्य है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद मैथ रीजनिंग है दोस्तों, आप इसको हल कर लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ में भी इसको हम फुल डिस्कशन दे देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 84 का 2 हो जाएगा, 85 कितना होगा दोस्तों? 85 का भी 2, 86 का हो जाएगा 3, 87 का देखिएगा दोस्तों, 87 का हो जाएगा सी, 88 का सी
89 का देखिएगा दोस्तों, 89 का हो जाएगा सी, 89 का सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, 90 की ओर आते हैं दोस्तों, रीजनिंग आ गया, 90 का बी हो जाएगा। 91 का देखिएगा दोस्तों, अब कहता प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 में पियरी डी कुबर्टिन के द्वारा फ्रांस में इसका शुरुआत किया था। ठीक है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो 1896 में जो है इसका आयोजन हुआ था पहली बार, और 1900 में इसको शामिल किया गया था। इसको मतलब महिलाओं को शामिल किया गया था। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? 1960 में रोम इटली में हुआ था। ठीक है, आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 की ओर। सुब्रातो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सुब्रातो कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? ये जो है कोलकाता में स्थित है, एफसी क्लब, एफसी क्लब। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल संस्था जो कि फीफा है दोस्तों, FIF है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 93, जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एक होता है दोस्तों फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, इसको जो है जादव पायेंग को कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो यह 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरुआत हुआ था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है। बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 95, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? अशोक चक्र पुरस्कार का शुरुआत 1952 में किया गया था। 1952 में। यह जो है वीरता का शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर भारत रत्न की बात करते हैं दोस्तों, भारत रत्न की बात करते हैं तो इसका शुरुआत 1954 में हुआ था। ठीक है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर परम वीर चक्र की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 1950 में हुआ था। यह युद्ध काल में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। एक होता है दोस्तों महावीर चक्र, तो महावीर चक्र की बात करते हैं, इसका भी शुरुआत 1950 में हुआ था। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अलंकरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 96 की ओर। रंगोली स्पेल्ट देखना है दोस्तों, कहता कौन सा इसमें गलत है? तो गलत इसमें हो जाएगा दोस्तों गैटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे इसको? GAIETY। ठीक है, ETY होगा, जबकि यहाँ ई हो जाएगा इधर में। ठीक है, गलत हुई। गैटी मतलब क्या होता है? अमोद प्रमोद। इसका मतलब क्या होगा? अमोद प्रमोद। एक वैरायटी मतलब भिन्न भिन्न हो जाएगा। अनएक्जिटी मतलब चिंता हो जाएगा। सोसाइटी मतलब समाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सब्यसाची जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महर्षि का विग्रह क्या होगा? महर्षि का संधि विग्रह, महर्षि का संधि विग्रह महापलस में ऋषि। कहता प्रेफिक्स जोड़ना है दोस्तों एबिलिटी में, तो एबिलिटी में क्या जोड़ सकते हैं? इनएबिलिटी। ठीक है, IN यानी INABILITY हो जाएगा। प्रेफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग होता है, मतलब आगे जुड़ता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को प्लीज एक लाइक कम से कम जरूर करें, एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।